दोस्तों अभी विद इन 12 मिनट्स मैं 2 बार आपका AS5 का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से सुनिएगा। मेरे एक्सप्रेशन पे मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उन एग्जांपल्स को सुनिएगा। विद इन 12 मिनट्स 2 बार मैं आपका AS5 आपको रिवाइज करके दूंगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं AS5 की तो ये नेट प्रॉफिट के बारे में ओवरऑल डिस्कशन रखता है। ये कहता है कि अगर कोई यूजर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑर्डिनरी आइटम कौन से हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन से हैं। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब सर अर्थक्वेक आ गया, आपको लॉटरी लग गई, आपको कोई ग्रांट मिल गई, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होते हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियल यूजर है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है और वो देख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख का प्रॉफिट है, जिसमें 1 लाख आपकी खुद की मेहनत का था और 4 लाख जो थी वो मान लो इंश्योरेंस आपको रिसीव्ड हो गया, आपको कोई ग्रांट मिल गई वो थी, और आपने टोटल 5 लाख जो है वो बुक कर दिया। अब 5 लाख हमने टोटल शो कर दिया और सामने वाला जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाला था उसने देखा कि सेम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो 1.5 लाख 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और ये बंदा 5 लाख कमा रहा है, यानी ये बहुत ज्यादा इफिशियंट है अपनी एसेट्स को यूटिलाइज करने में, यानी ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, इसके बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, उसने पैसे लगा दिए। अगले साल आपका प्रॉफिट आया 80,000, उसने कहा अरे यार पिछले साल तो 5 लाख था, इस बार 80,000 क्यों आ रहा है। तो उसने बताया कि अरे सर आपने पूछा क्यों नहीं, अगर आप पूछते तो मैं बताता कि वो 4 लाख का तो मेरे को ग्रांट मिली थी, मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला था इसलिए था, मेरी एसेट जल गई थी सर, खो गया था इसलिए, मेरी मेहनत की तो 1 ही लाख थे पिछले साल, इस साल 80,000 हो गए, 20,000 का तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे यूजर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूजर यूज कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं जो उसे यूज कर रहे हैं, उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए तभी वो आपके अकाउंट में पैसा लगाएंगे। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाने के लिए AS5 को यहाँ पे लाया गया, जो कहता है कि आपको कुछ आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे सबसे पहले जब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो उस बिजनेस के नेचर को बिलोंग करते हो। लेट सपोज आई एम ए टीचर, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पेन ड्राइव सेल करता हूँ, मोबाइल ऐप पे पढ़ाता हूँ, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज है। अब जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर मैं इस कैमरे को सेल करता हूँ तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट नहीं है। एक चीज आपको समझ में आई, एक चीज और ऐड करिए यहीं पे जो शायद आप में से कुछ दोस्तों को नहीं पता, वो ये कि मान लीजिए कोई बेशक ऑर्डिनरी कोर्स हो लेकिन अगर वो इरेगुलर इन नेचर है, वर्ड को हाईलाइट कीजिएगा, इरेगुलर इन नेचर है। इरेगुलर इन नेचर का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी रोज नहीं होती, कभी कभार साल में 1 या 2 बार होती है, तो AS5 उसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहता है। लेट सपोज मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं रिवीजन में कुछ गाने गा देता हूँ, अब उस गाने को सुन के लता मंगेशकर, मोदी जी आ जाते हैं और कहते भाई साहब क्या गाया है, उन्होंने मेरे को कुछ रुपए दे दिए। मैं टीचिंग ही कर रहा था, मैंने बस AS5 को गाना गा के सुना दिया, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। भाई साहब आप पढ़ाते हो, आप गाते नहीं हो, और उस गाने की वजह से आए ना, इरेगुलर है नेचर में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानना उसे, बेशक वो रेगुलर एक्टिविटी हो। जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, क्या वो पूरे साल रोज रोज आप प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे? नहीं सर, रोज रोज तो नहीं बेचूंगा। तो अगर आप रोज रोज उसको नहीं बेच रहे हो तो वो आपका इरेगुलर नेचर हो जाता है, और इरेगुलर नेचर है तो भी उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही कहा जाता है। तो सर AS5 ये कहता है कि अगर आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, दोनों को सेपरेटली शो करो। यूजर जो फाइनेंशियल यूजर है, जो आपकी स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग जानी चाहिए कि ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, आई हैव अ नेक्स्ट पॉइंट इन दिस कि सर क्या आप फिक्स एग्जाम्पल दे सकते हो कि पर्टिकुलर आइटम जो हो किसी के लिए ऑर्डिनरी हो, किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो? नहीं सर, इसका फिक्स एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। AS5 यहाँ पे ये कहता है कि भैया एंटिटी पे डिपेंड करता है, शब्दों को पकड़ेगा, एंटिटी पे डिपेंड करता है कि ऑर्डिनरी क्या है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है। लेट सपोज मैंने आपको कैमरा सेल करने के लिए कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन वही सोनी कंपनी जो मैन्युफैक्चर है इस कैमरे की, अगर वो इसे सेल करती है तो उसके लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही कहलाएगा। मेरे लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके लिए नहीं है। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस किस नेचर का है, वो किस चीज में सेल, परचेज, डीलिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इस बेसिस पे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइड होता है।
ओके माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट आइटम हमारे पास आता है प्रायर पीरियड आइटम। सर ये प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? सर आपका एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया। सर आपको एग्जांपल देता हूं, आपको करना था श्याम अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000, आपने श्याम की जगह सोनी कर दिया, आपने गलती कर दी। एक गलती, दूसरी गलती हो सकता है आपने श्याम तो ठीक रखा है लेकिन 10,000 की जगह या तो 1,00,000 कर दिया या 1,000 कर दिया, या फिर आपकी पास्ट की रिकॉर्डिंग में कोई भी गलती, आपके अकाउंट बनाते समय पहले की कोई भी गलती। सर पिछले साल, सर AS5 कहता है पिछले साल का मतलब आपकी कंपनी जब से शुरू हुई, सर 100 साल पहले शुरू हुई थी कोई बात नहीं, 500 साल पहले शुरू हुई थी कोई बात नहीं, 1,000 साल पहले हुई थी कोई बात नहीं, आपकी कंपनी जब से शुरू हुई आज तक में अगर आपके पहले अकाउंटिंग पीरियड में कोई भी गलती हो गई हो, आप उसे यहाँ पे लाके शो कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और आया, सर कितने भी साल, हाँ सर कितने भी साल, सर उसे शो करना है, हाँ सर, लेकिन आपको डिफरेंट हेडिंग बनानी पड़ेगी, दैट इज प्रायर पीरियड आइटम। और जो भी आपके पहले के आइटम रह गए थे, जो कि आपकी मिस्टेक्स थी, उसको आप आज लाके रेक्टिफाई कर सकते हो और करंट ईयर प्रॉफिट में सेपरेट हेडिंग बना के, दैट इज प्रायर पीरियड आइटम, आप उसे एडजस्ट करवा सकते हो। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आना चाहिए कि ये पहले की गलती की वजह से प्रॉफिट इंपैक्ट आया है, हर साल ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है सर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या कहता है कि लेट सपोज मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, चलो सर डेप्रिसिएशन हटाओ, प्रोविजन फॉर डेप्टर्स बनाया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया। सर मेरा एस्टिमेशन था कि असेट जो है वो 10 साल चलेगी, लेकिन बाद में पता चलता है सर असेट 2 ही साल चलेगी। सर मैंने सोचा सैलरीज वैल्यू 10,000 रहेगी लेकिन वो 50,000 हो गई, जो मैंने सोचा था 1,00,000 होगी वो 10,000 हो गई, मेरे एस्टिमेट गलत हो गए। सर एस्टिमेट कर ही क्यों रहे हो? सर जरूरी है सर, अकाउंटिंग में बिना एस्टिमेशन के नहीं होगा। अब डेप्टर है, उसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, वो पैसे लेके भाग जाएगा, मुझे पता है कि वो मुझे को पैसे नहीं देगा। अगर मुझे पता है कि वो मुझे पैसे नहीं देगा, शब्दों को पकड़िएगा, मुझे पता है वो पैसे नहीं देगा, तो मैं प्रोविजन बना लेता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सर कितने देगा? सर 1,00,000 लेने थे, मुझे लग रहा है वो 50,000 तो देगा नहीं, डाउटफुल डेब्ट्स 50,000, लेकिन एस्टिमेट चेंज होता है, हो सकता है 50 लिए उसने 80 ना दिया, या मुझे लग रहा था वो गलत इंसान है लेकिन उसने पूरे पैसे दे दिए। तो ऐसे एस्टिमेट जब भी चेंज होंगे तो AS5 आपको यहाँ पे डील करता है मेरे प्यारे दोस्त कि आपको जो भी एस्टिमेशन में चेंज लगा या उसका जो भी इंपैक्ट आया, चेंज इन एस्टिमेशन का वर्ड कैसे, चेंज इन एस्टिमेशन का, उसको आप करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड आया, वो क्या कहता है कि मान लो एस्टिमेट अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड था तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की जो हेडिंग होगी, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, उसमें जाके ये एस्टिमेट एडजस्ट होगा। और वही अगर ये एस्टिमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेट करता था तो ये एस्टिमेट एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसकी जो हेडिंग होगी उसमें जाके ये एडजस्ट हो जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर मैं SLM फॉलो करता था, WDV फॉलो कर रहा हूँ, WDV करता था, SLM फॉलो करना चाहता हूँ। सर मैं पहले वेटेड एवरेज फॉलो करता था, मैं FIFO मेथड फॉलो करना चाहता हूँ। सर मैं FIFO करता था, मैं वेटेड एवरेज करना चाहता हूँ। सर AS16 मैं पहले असेट्स को कैपिटलाइज कर रहा था, अब मैं उसे रेवेन्यू नेचर बुक करना चाहता हूँ, या फिर मैं पहले रेवेन्यू बुक कर रहा था, मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। सर बताओ मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? AS5 कहता है, जनरल रूल ये कहता है कि आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है 3, अगर ये 3 केसेस है तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। पहला, लॉ ने कहा क्या, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा क्या, थर्ड आप यहाँ पे कह सकते हो क्या इससे बेटर डिस्क्लोजर होंगे। अब AS5 कहता है अगर बेटर डिस्क्लोजर हो रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन कंपनी लॉ या कंपनी लॉ या किसी भी लॉ के कहने पे आप अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हो, तो आप इसको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट करवाइए और दिखाइए कि इसकी वजह से ओवरऑल मेरे इनकम या एक्सपेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सर एक पॉइंट छोड़ दिया, अप्लीकेबिलिटी या नेचर। सर अप्लीकेबिलिटी सर पूरे ऑल एंटिटी पे अप्लीकेबल है, आप इसे हटा नहीं सकते, यही नेचर है सर इसका, और ये 1496 को अप्लीकेबल हुआ था। तो सर देखिए मैंने विथिन 10 मिनट्स आपका AS5 आपको रिवाइज करके दे दिया। सर देखिए AS5 दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ विथिन 5 मिनट्स, ठीक, विथिन 5 मिनट से भी कम लेगा।
9 मिनट हुए अभी रिकॉर्डिंग में, विद इन 4 to 5 मिनट में दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सर AS5 किस पे डील करता है? सर 4 बातें डील करता है कि भैया नेट प्रॉफिट, दूसरा आपका प्रायर पीरियड आइटम, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, जब आप बात करते हो नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हमारी दो बातें आती है कि आइटम ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो बिजनेस नेचर को रिलेट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो बिजनेस नेचर को रिलेट नहीं करते। एक पॉइंट और आता है, क्या बिजनेस ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप फिक्स कर सकते हो? नहीं, ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है। और सेम आइटम किसी एंटिटी के लिए ऑर्डिनरी हो सकता है, सेम आइटम किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। AS5 ये कहता है सेपरेट डिस्क्लोजर दीजिए इसका, और जो फ्रंट पेज होगा वहां पे मेंशन कीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें चाहे प्रॉफिट हुआ हो, चाहे लॉस हुआ हो, अर्थक्वेक आया हो, फ्लड आया हो, इंश्योरेंस क्लेम से कंपनसेशन मिला हो, ग्रांट मिली हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वहां पे दिखा दीजिए। उसके बाद आता है प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम कहता है आपकी पिछले साल की कोई भी अकाउंटिंग में गलती हो, एरर ऑफ ओमिशन हो, एरर ऑफ कमीशन हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो, कोई भी गलती हो गई हो, आप उसको आज के समय में ला के ठीक कर सकते हैं। लेकिन करंट ईयर प्रॉफिट में से आप उसे एडजस्ट कराइए, कोई भी इनकम हो रहा है, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, आप उसमें शो कीजिए, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप शो कीजिए, लेकिन सेपरेट हेडिंग बनाइए प्रायर पीरियड आइटम, इसमें सेपरेटली आपको उसको शो करना होगा। फिर उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट ये कहता है कि आपके प्रोविजन फॉर डेप्टर्स छोड़िए सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, हाँ सबसे मस्त, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, आपकी वैल्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स या लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर चेंज इन सैलरीज वैल्यू। आपके बहुत सारे एस्टिमेट्स आपके अकाउंटिंग को लेके हो सकते हैं, तो वो हो सकता है वो चेंज हो गए हो, उसकी वजह से कोई भी इनकम या एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो आप उसे करंट ईयर में बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो पॉइंट आते हैं कि अगर वो एस्टिमेट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड था तो एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, मतलब कि एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, आप इस एस्टिमेट को वहां ले जाके एडजस्ट करा दीजिए। और यही अगर आपका है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेट करता हुआ तो आप इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ट्रीट कर दीजिए। उसके बाद चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी पॉसिबल नहीं है, जनरल रूल, एक्सेप्शन है 3, अगर आपके लॉ ने कहा हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा हो, या बेटर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बेटर डिस्क्लोजर के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर बेटर आएगा तो आप ये कर सकते हो। इसकी वजह से आपका कोई भी इनकम होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है, आप उसे करंट प्रॉफिट में से एडजस्ट करा सकते हो, बट आपको इसे सेपरेटली शो करना होगा। इसी के साथ सर मैंने AS5 पूरा रिवाइज कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सर एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपके आगे और क्या हेल्प कर सकता हूँ, और आपके लाइक और कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे ही गुड रिवीजन वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। विश यू ऑल द बेस्ट and God bless you.